नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। भरतपुर में संत की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी। भरतपुर में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका हुआ मिला है संत का शव। ग्रामीण अब हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मौके पर सीओ निहाल सिंह पहुंचे हैं और थानाधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। मंदिर में ये साधु अकेले रहते थे। आत्महत्या या हत्या की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भुसावर मोर्चरी में लाया गया है। गांव ईटामड़ा और अतरामपुरा के बीच ये मंदिर स्थित है। दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, संत की संदिग्ध मौत, क्या अब तक कुछ साफ हो पाया? इस पूरे मामले में अभी तक कोई साफ नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका हुआ ये साधु जो है उनका शव मिला है। और आसपास के जो ग्रामीण है वो जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं साधु की जो है हत्या हुई है, इसका वो जो शक है वो जता रहे हैं। और सूचना मिलते ही जो सीओ है निहाल सिंह वो मौके पर पहुंचे, थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर के भुसावर की जो मोर्चरी है वहां लाया गया। और फिलहाल पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी मामला है उस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किस तरह से जो संत है उनकी संदिग्ध अवस्था में जो है मृत्यु हुई है, क्या ये आत्महत्या है या फिर किसी तरह की हत्या है। इस पूरे मामले को लेकर के अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन संत जो है वो लंबे समय से वहां पर मंदिर पर रह रहे थे। ईटामड़ा और अतरामपुरा के बीच में एक मंदिर है सड़क के किनारे, वहां पर वो लंबे समय से रह रहे थे और आसपास के जो ग्रामीण थे वो भी उनसे जुड़े हुए थे। तो लगातार अब जो है लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जो है जांच की जाए कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो भी होगा वो मामले का खुलासा जो है कर दिया जाएगा। जी सुमित, किस जगह पर संत का शव मिला है? मंदिर से कितनी दूरी पर ये शव मिला है? पेड़ से लटका हुआ जो शव मिला है, और क्या हालांकि इलाका ग्रामीण इलाका लग रहा है, दीपक, क्या किसी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ यहाँ पर मिल पाया है? देखिए सुमित, ग्रामीण इलाका है तो आसपास में कोई सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है, लेकिन जो मंदिर है वो सड़क के किनारे है तो वहां पर आए जो लोग हैं वो रात में भी निकलते हैं। और जो मंदिर परिसर है उसके पीछे पेड़ है, वहीं पेड़ से जो लटका हुआ साधु का जो है शव मिला है। और फिलहाल इस पूरे मामले में ज्यादा कुछ पुलिस भी नहीं कह पा रही है और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की अलग अलग एंगलों से जांच की जा रही है। जो भी मामला होगा पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। और उसको लेकर के अब सूचना ये मिल रही है कि एफएसएल टीम को भी जो है वो बुलाया जा रहा है, वहां पर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। वहां पर देखा जाएगा कि किस तरह से क्या है, किन एंगलों से जो है संत का जो शव है वो पेड़ से लटका हुआ मिला है। पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। शायद हो सकता है कुछ देर में पुलिस जो है कुछ एंगलों से देख करके और खुलासा करेगी किस तरह से ये आत्महत्या है या फिर हत्या है। इसकी अभी पुलिस कोई भी पुष्टि नहीं कर रही है। बताया जा रहा है संत ये साधु मंदिर में अकेले ही रहते थे। इनके परिवार के बारे में, इनके परिजनों के बारे में कुछ खबर मिल पाई? देखिए, संत जो है वो लंबे समय से उस मंदिर पर रह रहे थे और आसपास के ग्रामीण उनसे जुड़े हुए थे। अब फिलहाल इनके परिवार के बारे में या फिर ये कहाँ के रहने वाले थे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये लेकिन लंबे समय से ये उस मंदिर पर रह रहे थे। ईटामड़ा और अतरामपुरा जो है गाँव, उन दोनों गाँवों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर भारी संख्या में ग्रामीण जो है वो पूजा पाठ करने के लिए पहुंचते थे। और लगातार जो साधु थे उनसे लोगों का जुड़ाव था। अब ये कहाँ के रहने वाले थे और क्या इनका जो परिवार है उनसे संपर्क पुलिस का अभी तक जो है वो नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि इनके जो कागजात हैं उनके आधार पर जांच की जा रही है। इनके परिवार को भी जो है सूचित किया जाएगा। फिलहाल ग्रामीण इस पूरे मामले को देख रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि हम इनके साथ में लंबे समय से जुड़े हुए थे, तो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल दीपक, ये साधु अकेले रहते थे मंदिर में। अब अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि आत्महत्या है या हत्या है, लेकिन क्या कुछ जानकारी मिल पाई इन्हें जानने वाले या इनके ग्रामीण जो आसपास के लोग हैं, किसी से किसी तरह की कोई रंजिश इनकी तो नहीं रही? कुछ जानकारी इस तरह की मिल पाई? देखिए, सुबह जब लोग वहां पर पहुंचे थे मंदिर पर तो पेड़ से लटका हुआ ये सब मिला था, तो ग्रामीण उसको देख करके पूरी तरह से चौंक गए और भयभीत हो गए। उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने जो पेड़ से लटका हुआ सप्ताह साधु का वो नीचे उतारा और उसके बाद जो आसपास में लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ की, लेकिन किसी भी तरह की अभी कोई पुष्टि इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है कि साधु। और आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ में ये बताया कि ये जो साधु थे वो लंबे समय से वहां रहते थे, किसी भी तरह की कोई भी इनकी आपसी रंजिश किसी से नहीं थी। अब ये घटनाक्रम कैसे हुआ इस पूरे मामले की जांच तो पुलिस से करेगी। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। दीपक पुरी मेरे सहयोगी
भरतपुर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े एक संत की संदिग्ध मौत हुई है। पेड़ से लटका हुआ संत का शव मिला है। पुलिस अब हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की जांच कर रही है। एक और बड़ी खबर है धौलपुर से। धौलपुर में बामनी नदी में एक युवक का शव मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। अब युवक के हाथ पैर बांधकर उसे नदी में फेंक दिया था। युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। श्री राम दरबार के आगे बामनी नदी की घटना। बड़ी खबर है धौलपुर से। बामनी नदी में एक युवक का शव मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवक के हाथ पैर बांधकर इसे नदी में फेंक दिया था। हरिवीर मेरे सहयोगी धौलपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिवीर, क्या पूरा मामला? जी सुमित, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है सदर थाना जो बाड़ी है वहाँ का जो बामनी नदी है, राम दरबार से आगे जो बामनी नदी पड़ती है बाड़ी कस्बे के पास में, वहाँ पर एक युवक को हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया किसी ने। और जो सुबह जब युवकों जो ग्रामीण थे उनको पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। जब देखा कि वो युवक के हाथ पैर बंधे हैं और उसको नदी में फेंक दिया गया है। नदी में फिर पुलिस ने उसको नदी से बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जी, युवक की पहचान हो पाई, शिनाख्त हो पाई? जी बिल्कुल, युवक की पहचान हो गई है, शिनाख्त हो गई है और ये जमील पुत्र अब्बू, ये कसाईपाड़ा बाड़ी का ही निवासी है। इसकी पहचान हो गई है और परिजन भी जो मोर्चरी है वहां पर पहुंच गए हैं। इसके पोस्टमार्टम करा करके सब परिजनों को सौंप दिया जाएगा और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। परिजनों से बात हुई, क्या कह रहे हैं वो? किसी तरह का कोई संदेह जता रहे हो? कुछ किन्हीं लोगों पर शक जता रहे हो? जी बिल्कुल, इसमें अगर बात की जाए तो जो उनके परिजन हैं वो हत्या की ही आशंका जता रहे हैं। वो उनका कहना है कि किसी ने हाथ पर बांध करके इसको डाला है, किसी ने इसकी हत्या की है। अब ये जांच का विषय है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। जालौर दुष्कर्म केस में अपडेट है। संचालिका समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विमंदित बालिका पुनर्वास गृह दुष्कर्म केस में गिरफ्तारी हुई है। आहोर पुलिस ने संचालिका समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुनर्वास गृह में काम करने वाली महिला ने रेप का केस दर्ज करवाया था। 27 साल की पीड़िता ने संचालिका समेत 5 के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। एक पुलिस हेड कांस्टेबल, एक एसआई सहित कई पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा है। पीड़िता का मेडिकल करवाकर बयान दर्ज करवाए गए हैं। जालौर दुष्कर्म केस में बड़ा अपडेट। संचालिका समेत 2 गिरफ्तार। आहोर पुलिस ने संचालिका समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्याम विष्णु मेरे सहयोगी जालौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलिस हेड कांस्टेबल, एसआई सहित कई पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगा है। शाम, इस मामले में अब दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? अब देखिए सुमित, निश्चित तौर से जिस तरीके से पीड़िता ने और थाने में मामला दर्ज करवाने के बाद में कहीं ना कहीं सिस्टम हरकत में आया है। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें एक जो सनेहा मानसिक विमंदित बालिका पुनर्वास गृह की जो संचालिका है उसके साथ में एक अन्य को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस के हेड कांस्टेबल, पुलिस के एएसआई सहित पुलिस के कई बड़े अधिकारियों का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। ऐसे में तमाम चीजों को लेकर पुलिस कड़ी दर कड़ी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन पीड़िता का जो है 164 के बयान है वो भी कोर्ट में हो गया और उसका मेडिकल भी करवा दिया गया। तो कहीं जो जालौर के पुलिस अधीक्षक है वो पूरी तरीके से घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे ही सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जिस हेड कांस्टेबल का नाम सामने आया था उसको पुलिस ने पकड़ा भी है और उससे पूछताछ का दौर भी जारी है। हालांकि ऑफिशियली उन्होंने गिरफ्तारी नहीं बरसाई है, लेकिन हेड कांस्टेबल से पूछताछ लगातार जारी है। इस पूरे घटनाक्रम में और कितने लोग शामिल थे उन तमाम चीजों को लेकर जी सुमित। जी श्याम, ये जो 2 गिरफ्तारी हुई है इनके बारे में अगर आप कुछ बता सके, कौन है ये लोग? देखिए सुमित, जिस तरीके से जो ये 2 गिरफ्तारी हुई है इसमें एक जो संचालिका है वो गिरफ्तार हुई है और इसके अलावा एक अन्य है वो गिरफ्तार हुआ, जिसमें उसके अलावा जो गिरफ्तार हुए उनका नाम है एक जयपाराम देवासी। इसके अलावा जो संचालिका है वो अनिता राज। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और वहीं दूसरी ओर जालौर जिला कलेक्टर की ओर से एक कमेटी बना करके वहां पर भेजी गई थी और वहां पर जो ये जो गृह चल रहा था और वहां पर विमित गृह की 9 बच्चियां थी उन्हें घर भेज दिया गया और संचालिका और इन तमाम दोनों को जो है पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसके लिए एक स्पेशल जो है बाल कल्याण समिति की टीम थी वो वहां पर पहुंची थी। उसके जांच पड़ताल के बाद में फिलहाल
जो पुनर्वास गृह है उसे बंद कर दिया गया है। जी सुमित। संचालिका के अलावा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो भी इस बालिका पुनर्वास गृह से संबंध रखता है कुछ? और दूसरा सवाल ये श्याम, ये पुलिस कर्मियों पर से पूछताछ कहाँ तक आगे बढ़ी? क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अब आगे होगी? नाम इनका भी लिया है पीड़िता ने। देखिए, जिस तरीके से पुलिस का ये कहना है कि जो ये जयपाराम निवासी है ये आवर का ही रहने वाला है, ये जो आवर निवासी जयपाराम को पकड़ा गया है। इसके अलावा अन्य जो पुलिस के लोग शामिल थे उनसे पूछताछ है वो कड़ी दर कड़ी की जा रही है। लेकिन अभी तक जो पुलिस के जो अधिकारी जो साफ तौर से खुल के कोई चीज सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि जो हेड कांस्टेबल है उसे और पुलिस ने बुला लिया है, वहां पर पूछताछ का दौर जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी घटनाक्रम को लेकर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट साथ में है। ऐसे में जो ये कुछ ही दिनों के अंदर या फिर 24 घंटे के अंदर लगभग इस चीज को लेकर जो है पर्दा उठ जाएगा और कितने लोग शामिल थे इन चीजों को लेकर भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा श्याम, कितने पुलिस कर्मियों पर आरोप है? हेड कांस्टेबल एसआई का नाम तो आ रहा है, इसके अलावा कितने पुलिस कर्मियों पर आरोप है? देखिए सुमित, अभी जिस तरीके से रिपोर्ट में उसने जिक्र किया उसमें एक एसआई व एक हेड कांस्टेबल है। इसके अलावा कुछ और कांस्टेबल को नाम भी सामने आ सकता है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट में है 2 लोगों का नाम ही सामने है। लेकिन कुछ अन्य लोग भी है वो जानती भी नहीं है, क्योंकि जिस पीड़िता के साथ ही रेप की वारदात हुई है वो संचालिका के द्वारा बुलाए गए लोग थे। ऐसे में उसके बाद ही पता चल पाएगा और कितने लोग शामिल थे। ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आ रही है बीकानेर से। बीकानेर में देर रात फायरिंग की घटना हुई। फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की सूचना। रामपुरा बस्ती में फायरिंग की घटना हुई। आपसी लेनदेन में एक गुट ने फायरिंग कर दी। पीबीएम अस्पताल में दोनों युवकों को भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। बीकानेर में देर रात फायरिंग की घटना, 2 लोगों के घायल होने की सूचना। रामपुरा बस्ती में फायरिंग की घटना। पीबीएम अस्पताल में दोनों को करवाया गया भर्ती। बीकानेर से सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या ये पूरा मामला? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, मनीष से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर है बीकानेर से। इन दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पीबीएम अस्पताल में घायल युवकों को भर्ती करवा दिया गया है। फायरिंग हुई। फायरिंग रामपुरा बस्ती में फायरिंग की घटना हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर। आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्थान में आयकर विभाग के छापे की बड़ी कार्रवाई। ज्वेलर्स ग्रुप के ठिकानों पर आयकर छापा, इनकम टैक्स की रेड। ज्वेलर्स ग्रुप से जुड़े 37 ठिकानों पर आयकर टीमें जांच कर रही है। जयपुर, कोटा सहित कई शहरों में आयकर विभाग की रेड। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। आयकर छापों में बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति का खुलासा हो सकता है। ज्वेलर्स ग्रुप है जिसके ठिकानों पर 37 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने रेड मारी है। टीमें जांच कर रही है। जयपुर, कोटा सहित कई शहरों में आयकर विभाग ने ये रेड मारी है। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। राकेश, कौन सा ज्वेलर्स ग्रुप है, किस जगह पर ये डिपार्टमेंट की कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, देखिए सुमित, ये इस वर्ष की सबसे बड़ी इनकम टैक्स की रेड है और ये कोटा वाला ग्रुप है जिसका देश विदेश में डायमंड, ज्वेलरी, स्टोन का जो कारोबार है वो फैला हुआ है। कई इनके होटल भी हैं, रियल एस्टेट में भी इनका बहुत बड़ा निवेश है। राजधानी के जो सबसे पॉश इलाके हैं बर्डिया कॉलोनी, वहां पर इनका निवास है। जौहरी बाजार, बर्डिया कॉलोनी के साथ साथ जयपुर के लगभग 20 से 25 यानी हर दूसरी गली में जो है इनसे जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई चलती है। जयपुर के साथ साथ कोटा और दूसरे शहरों में भी जो कार्रवाई अभी शुरू हुई है, क्योंकि आयकर विभाग की सुबह टीमें जल्दी पहुंची थी और उसके बाद इनसे जुड़े जो लोग हैं उनके ठिकानों पर दबिश दी है। चूंकि इनका जो कारोबार रहा है वो बहुत बड़े लेवल पे है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका डायमंड एंड ज्वेलरी का कारोबार है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में बेहद कम जानकारी इनके द्वारा दी जा रही थी। जिस तरह का कारोबार इन्होंने किया है उसमें भी कई संदिग्ध जो दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। तो अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिस तरीके से निवेश इन्होंने
किया है होटल्स में, रियल एस्टेट में और दूसरे सेक्टर्स में। और इनमें खासतौर पर इन्होंने अपने सहयोगी के नाम से कुछ कंपनियां बना करके निवेश करने की बात भी सामने आ रही है। तो आयकर विभाग ने प्रारंभिक जांच में जो दस्तावेज हासिल किए हैं उनके आधार पर ये छानबीन की जा रही है। निश्चित तौर पर इसमें बड़ी आयकर चोरी का खुलासा हो सकता है। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर में सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक बस ने कार को टक्कर मार दी। बाड़मेर में निजी बस ने कार को टक्कर मार दी। कार चालक की इस हादसे में मौत हो गई। 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। इस हादसे में घायलों का प्राथमिक उपचार कर बाड़मेर रेफर किया गया है। कार सवार सभी लोग गुजरात निवासी बताए जा रहे हैं। शिव थाना इलाके के उंडू के पास की ये घटना। ये तस्वीरें इस हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें और बस ने कार को टक्कर मारी। ये तस्वीरें देखकर इस हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। कार चालक की मौत हो गई इस हादसे में। 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं इस हादसे में, जिन्हें बाड़मेर रेफर किया है। ये सभी लोग गुजरात निवासी बताए जा रहे हैं। बाड़मेर में सड़क हादसा, बस ने कार को मारी टक्कर। देखिए बस का टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी भीषण थी कि बस का आगे का हिस्सा तो क्षतिग्रस्त हुआ ही हुआ और कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। कार चालक की मौत, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। बड़ी खबर बाड़मेर से, सड़क हादसा। बाड़मेर से सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, किस तरह ये हादसा हुआ, किसकी लापरवाही और फिलहाल जो घायल महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हादसा इतना दर्दनाक था कि गाड़ी जो थी, कार जो थी, वो बहुत पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। मौके पर ही जो कार चालक था उसकी मौत हो गई। तो 3 घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, जहां पर एक महिला की और मौत हो चुकी है। 2 लोगों के 2 जो महिलाएं हैं उनका इलाज बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह शिव थाना क्षेत्र के उंडू के पास में जोधपुर से आ रही एक निजी बस जो थी उससे भिड़ंत हुई है। उसके बाद में हादसा हुआ है। और जो अभी तक की पहचान सामने आई है उसमें एक वर्षा बहन पत्नी महेश भाई की मौत हुई है और एक साथ में उस ड्राइवर की मौत हुई है। सभी ऊंजा से रामदेवरा जा रहे थे, क्योंकि अभी रामदेवरा मेला चल रहा है। सभी मेला देखने के हिसाब से रामदेवरा जा रहे थे और उसमें ये हादसा हुआ। अभी 2 लोगों की इलाज जो है वो बाड़मेर के राजकीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। दोनों ही महिला है जी। ये 4 लोग ही इस कार में सवार थे और दूसरा सवाल ये, इनके परिजनों को सूचित किया गया? बिल्कुल, पुलिस बाड़मेर हॉस्पिटल लाके इनको भर्ती करवाया है। उसके बाद में पुलिस ने उनके परिजनों को भी सूचना दे दी है, क्योंकि ये संभवतः बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के थे। लेकिन कुछ ही देर में जैसे परिजन या इनकी जो पहचान हो पाएगी उसके बाद में चीजें निकल के आएगी। लेकिन एक मृतका है, उसकी पहचान हो चुकी है। इसके आधार पे उनको उनके परिजनों को सूचना दी गई है और घायलों से जो जानकारी निकल के आई उसके आधार पर। ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। शिव थाना इलाके में ये हादसा हुआ, बस ने कार को मारी टक्कर और अपडेट ये है कि एक कार चालक की मौत हो गई थी मौके पर ही। अब अस्पताल ले जाने पर एक महिला की भी मौत हो गई, 2 का इलाज जारी। ताइवान पर यूएस और चाइना में तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन का काउंटर एक्शन, चीन ने ताइवान से आयात रोक दिया है। फलों के आयात पर रोक लगा दी है चीन ने। ताइवान के खिलाफ चीन का बड़ा एक्शन, चीन और ताइवान के बीच बढ़ी टेंशन। चीन ने सैन्य अभ्यास शुरू किया। नैन्सी के दौरे के बीच चीन का एक्शन। ताइवान दौरे पर पेलोसी हैं और ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात की पेलोसी ने। ताइपे में दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद पेलोसी ने कहा कि ताइवान के साथ अमेरिका हमेशा खड़ा है, ताइवान को हर तरह का सहयोग देंगे हम।
साथ ही पेलोसी ने कहा कि 43 साल से ताइवान के साथ यूएस लगातार खड़ा है। पेलोसी के दौरे पर ताइवान में अलर्ट जारी किया गया। ताइवान में लेवल 2 का अलर्ट जारी किया गया है। पेलोसी के दौरे पर चीन की बड़ी धमकी भी आई। चीन की मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी। ताइवान पर तनातनी लगातार जारी। ताइवान पर यूएस चीन आमने सामने आ गए हैं। अब यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने से चीन भड़क गया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दे दी है। चीन ने ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की चेतावनी दी है। चीन ने कहा कि हम टारगेट मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। चीन से तनातनी के बीच ताइवान पहुंच चुकी है नैन्सी पेलोसी। भारी सुरक्षा के बीच ताइपे एयरपोर्ट पर पेलोसी का विमान उतरा। अमेरिकी विमान की लैंडिंग से पहले ताइपे में एयर अलर्ट का सायरन भी बजा। यूएस स्पीकर के दौरे से ड्रैगन भड़क गया है। अमेरिका चीन आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन भड़क गया है। चीन ने अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स को तलब किया। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर अपना विरोध जताया। चीन के उप विदेश मंत्री ने कहा कि चीन चुप नहीं बैठेगा। चीन ने अमेरिकी राजदूत को गंभीर परिणामों की चेतावनी भी दी। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन से नैन्सी पेलोसी ने मुलाकात भी की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बीकानेर से है। बीकानेर के खाजूवाला में स्कूल में तालाबंदी की गई। आपसी विवाद में स्कूल में तालाबंदी कर दी गई। प्रधानाचार्य और अध्यापिका के बीच विवाद हुआ। विवाद के चलते 3 दिनों से स्कूल की तालाबंदी जारी है। शिक्षा विभाग ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन इस पर स्कूल स्टाफ की ओर से थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है। अध्यापिका ने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। खाजूवाला ब्लॉक से कृष्णानगर छतरगढ़ का एक पूरा मामला है। बीकानेर से विक्रम मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, किस तरह की व्यवस्था है? स्कूल में तालाबंदी होती है, टीचर प्रिंसिपल के बीच के विवाद का खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। जी, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो सही फरमा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से इस स्कूल में जो हंगामा बरपा हुआ है और ये तालाबंदी का खेल जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक अध्यापिका और एक प्राचार्य का जो आपसी विवाद है उसमें इन बच्चों को जो है वो झोंका जा रहा है। और बच्चे और ग्रामीण हैं, उन्होंने इसको स्कूल की तालाबंदी की है और अब वो न्याय के लिए बच्चे जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बीच जो है एक अध्यापिका जिसने प्राचार्य पर मामला दर्ज कराया है और प्राचार्य ने भी जो एक स्कूल के शिक्षक पर मारपीट का जो मामला दर्ज करवाया है, दोनों ही मामले पुलिस में दर्ज हैं। बावजूद उसके जो है स्कूल की तालाबंदी की जा रही है और अन्य स्टाफ जो है वो वहां पहुंच रहा है और वो बाहर बैठा हुआ है, लेकिन उन्हें स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि एक तरफ तो विभाग जो है वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं और ये जो कृष्णानगर का जो स्कूल है वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। बावजूद उसके जो है वो बच्चों से इस तरह आपसी लड़ाई के लिए बच्चों का जो उपयोग किया जा रहा है वो किसी भी रूप से सही नहीं माना जा सकता है। अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से? जी बिल्कुल, यही बड़ी बात है कि विभाग की तरफ से कोई एक्शन होना चाहिए था, क्योंकि आज तीसरा दिन है और 3 दिन से स्कूल पूरी तरीके से बंद पड़ी है, जबकि ये दोनों ही मामले पुलिस के पास हैं और पुलिस जो है वो इसमें अब जांच करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो अध्यापिका है उसने भी आज एक अपना वीडियो जारी करके और ये आरोप लगाए हैं कि उस पर एक तरफा कार्रवाई विभाग करने की तैयारी कर रहा है और जो अध्यापिका ने मामला दर्ज कराया है उसमें कोई भी जो है प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। तो कहीं ना कहीं ये विभाग की बड़ी कमी देखने में आ रही है, जिसकी वजह से ये पूरा हंगामा बरपा हुआ है। और जो स्कूल में जो बच्चों को पढ़ना चाहिए वो बच्चे अब स्कूल के आगे खड़े होकर शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए जो है वो पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये मामला क्या है अगर आप बता सके, क्यों इन दोनों के बीच में विवाद है? प्रिंसिपल और टीचर
के बीच में विवाद क्या है जिसका समाधान अब तक नहीं निकल पाया है और शिक्षा विभाग तक इस तरफ से आंखें मूंदे बैठा है? देखिए, जो ये प्राचार्य हैं राकेश चोटिया, इन्होंने जो है वो एक शिक्षक के ऊपर अपने घर जाते समय मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एक मामला जो है वो सूरतगढ़ में दर्ज करवाया था। और उनका ये आरोप है कि शिक्षकों ने और ये जो शिक्षिका है इन्होंने मिलकर उनके साथ ये मारपीट की गई है, क्योंकि इनके पास पीओ का भी चार्ज है। दूसरी तरफ जो शिक्षिका है उन्होंने प्राचार्य पर जो है वो छेड़छाड़ के और अश्लील हरकतें करने का एक मामला छतरगढ़ थाने में दर्ज करवाया है। तो कहीं ना कहीं जो ये आपसी लड़ाई है उसी में जो है बच्चे जो है वो पिसते जा रहे हैं। शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर से सहयोगी विक्रम फोन लाइन पर जुड़े। प्रधानाचार्य अध्यापिका के बीच का विवाद, 3 दिनों से स्कूल की तालाबंदी। सीकर के फतेहपुर ब्लॉक की ढाणी बैजनाथ के सरकारी स्कूल का ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीण यहां से एक शिक्षक को दूसरे स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का विरोध कर रहे हैं। पहले तो ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगाया था, लेकिन जब प्रशासन ने पहुंचकर ताला खुलवा दिया तो ग्रामीणों ने बहिष्कार का रास्ता अपनाया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी थी और यहां से एक शिक्षक दयाराम को दूसरे स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। ग्रामीणों ने कहा कि अगर शिक्षक की प्रतिनियुक्ति निरस्त नहीं की गई तो सभी ग्रामीण अपने बच्चों का दूसरे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। खबर दौसा से, जहां प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा के गांव के स्कूल में भी शिक्षकों की कमी है और ग्रामीण आक्रोशित हैं। आज दौसा जिले के अलियापाड़ा गांव के ग्रामीणों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलियापाड़ा में 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, लेकिन इस स्कूल में केवल 4वीं क्लास तक ही शिक्षक हैं। माफ कीजिए, लेकिन इस स्कूल में केवल 4 ही शिक्षक हैं। आज ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ा और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने किसी भी छात्र को स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया और न ही स्कूल के स्टाफ को। काम क्या है दुकान ले ली। 4 आदमी का स्टाफ है। L1 से L1 में कोई टीचर नहीं है। L2 पे सिर्फ एक आदमी है जिसके भरोसे 8 क्लास है। अब 8 क्लास है, एक आदमी अपन जानते हैं कैसे संभाल सकता है। ये बच्चों का भविष्य आप सोच लीजिए कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है कि ये गर्त में जा रहा है। और बड़ी खबर है, शराब तस्कर नाकाबंदी तोड़कर भाग निकले। पुलिस की जीप को टक्कर मारी और रफू चक्कर। डूंगरपुर में बीती रात शराब तस्करों ने धमाल मचा दिया। अवैध शराब से भरी फॉर्च्यूनर लेकर तस्कर भाग निकले। 10 पुलिस थानों की नाकेबंदी तोड़कर तस्कर भाग निकले। सागवाड़ा पुलिस थाने की जीप को टक्कर भी मारी इन्होंने भागते हुए। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना में ये कार पलट गई। अर्थुना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। कार में भरी शराब भी जब्त की है। डूंगरपुर से जयेश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, हो तो शुक्र है कि ये कार आगे जाकर पलट गई, वरना ये तस्कर पुलिस के हाथ तो आने नहीं थे। जी बिल्कुल, बीती रात शराब तस्करों ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सड़कों पर खूब धमाल मचाई। दरअसल मामला ये है कि आसपुर थानाधिकारी सवाई सिंह को कार से शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर आसपुर थाना पुलिस ने प्रताप सर्कल पर नाकेबंदी की थी। इस दौरान एक फॉर्च्यूनर कार आते हुए नजर आई, जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो कार नाकेबंदी तोड़कर भाग गई। इसके बाद जो आसपुर थाना पुलिस है वो उस कार के पीछे लग गई और इसके साथ ही जिले भर में नाकेबंदी करवा दी गई। वही कार आगे जाकर के पाड़वा के पास सागवाड़ा थाना पुलिस की नाकेबंदी को देखकर तस्कर ने कार को बनकोड़ा की ओर मुड़ा दिया। वहीं बनकोड़ा पुनाली ने पुलिस में भी पुलिस की नाकेबंदी तोड़ते हुए कार नौखना की तरफ भाग गई। आसपुर पुलिस की टीम पीछा करती हुई आगे से वर्धा थानाधिकारी रामेंग पाटीदार और उसके जाप्ते के साथ आगे गए थे। नौखना में नाकाबंदी तोड़ते हुए वर्धा थाने की पुलिस जीप पर कार चढ़ाने का प्रयास किया तस्करों ने, लेकिन वे बच गए। इसके बाद तस्कर जो है वो वर्धा थाने के सामने फिर बैरिकेडिंग तोड़े और नंदोड़ के पास सागवाड़ा थाने की
जो सागवा थाना पुलिस को टीम नाकेबंदी करके खड़ी थी, वहां पर पुलिस की जीप को टक्कर मारते हुए तस्कर भाग गए। गनीमत रही कि इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी थे वो अपनी जान बचाकर साइड में हो गए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद जो है तस्कर गलियाकोट की तरफ होते हुए बांसवाड़ा जिले में प्रवेश कर गए। डूंगरपुर जिले की 3 थानों की जो पुलिस है वो तस्करों का लगातार पीछा कर रहे थे, लेकिन तस्कर तेज गति से भाग रहे थे और आगे जाकर के कार जो है वो अर्थुना थाना क्षेत्र में पलट गई। इसके बाद जो पुलिस पीछे भाग रही थी, सभी 4 थाना पुलिस मिलकर उसको घेरा और तस्कर को पकड़ा है। फिलहाल जो है तस्कर की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और क्षतिग्रस्त कार को अर्थुना थाने में खड़ी करवाया। वहीं कार से शराब की जो बरामद की गई उसकी गिनती की जा रही है। सुमित, अच्छा, अब तक तो अलवर पुलिस ही मशहूर थी पूरे प्रदेश में, देश भर में। तस्वीरें कहीं सामने आ रही हैं इन दिनों, आमजन में कितना विश्वास है। ये तस्वीर सामने आई अभी कल ही, जब कुछ पुलिसकर्मियों को एसीबी ने रेड मारकर पकड़ा, रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, और अब अपराधियों में कितना भय है ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। जयेश, अलवर में कितना खौफ है ये पता चलता है, प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर कितना खौफ है ये पता चल रहा है, पुलिस का कितना इकबाल बुलंद है पुलिस का, ये अब डूंगरपुर में भी सामने है। 10 थानों की पुलिस को टक्कर मारते हुए निकले ये लोग, जीप को टक्कर मारी, 10 थानों की पुलिस को धत्ता बताते हुए ये तस्कर निकल गए, और अब आप ये बता रहे हैं कि 4 थानों की पुलिस ने गिरफ्तार किया एक तस्कर को। जी बिल्कुल, डूंगरपुर जिला जो है वो गुजरात की सीमा से लगता है और गुजरात में शराबबंदी है। ऐसे में यहाँ पे शराब तस्करी के मामले आए दिन आते रहते हैं। पुलिस बड़ी संख्या में कार्रवाई भी करती है, शराब तस्करों को पकड़ा भी जाता है, शराब भी जब्त की जाती है। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जब कोई शराब तस्कर इतना बेखौफ होकर के अपनी। हाँ ठीक है, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। देखिए फिर से कितना इकबाल बुलंद है, कितना अपराधियों में भय है राजस्थान पुलिस का। 10 पुलिस थानों की नाकेबंदी तोड़कर तस्कर भाग निकले और एक तस्कर को 4 थानों की पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार किया। एक और बड़ी खबर आ रही है, पांचना बांध पर महापंचायत आज। बांध के पानी पर को लेकर चर्चा होगी। पांचना संघर्ष समिति आपत्ति और निर्णय पर चर्चा करेगी आज। संघर्ष समिति की ओर से महापंचायत होगी। बांध से नहर में पानी छोड़ने के हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा की जाएगी। जिला प्रशासन ने आपत्ति को लेकर सार्वजनिक सूचना जारी की थी। पांचना संघर्ष समिति आपत्ति और निर्णय पर चर्चा करेगी। कलेक्टर के सामने संघर्ष समिति का पक्ष रखा जाएगा। पांचना बांध पर महापंचायत आज। बांध के पानी को लेकर होगी चर्चा। पांचना संघर्ष समिति आपत्ति और निर्णय पर चर्चा करेगी। महापंचायत संघर्ष समिति की ओर से होगी। पांचना बांध पर बांध से नहर में पानी छोड़ने के हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा होगी। और इस महापंचायत में पांचना संघर्ष समिति आपत्ति और निर्णय पर चर्चा करेगी। कलेक्टर के सामने इसके बाद संघर्ष समिति का पक्ष रखा जाएगा। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, महापंचायत होगी, बातचीत होगी, चर्चा होगी, कितनी देर बाद ये महापंचायत होगी, क्या रहने वाला है? देखिए सुमित, बताना चाहूंगा 9 बजे महापंचायत शुरू करने का समय दिया था, लेकिन अभी तक महापंचायत शुरू नहीं हुई। लोगों का जुटना मौके पर शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि 12 और 12:30 तक ये महापंचायत शुरू होगी। और इस महापंचायत में पांचना बांध से पानी खोलने को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि यहाँ बताना चाहूंगा, इस बांध का जो निर्माण है वो 1978-79 में निर्माण शुरू हुआ था और 2004-05 में जाकर बांध का पूरा निर्माण हुआ। और 2005 में सिर्फ एक बार नहरों में इस बांध के पूरा होने के बाद पानी छोड़ा गया था और उसके बाद से ही विवाद चल रहा है। तब से बांध से नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया। इसी को लेकर लगातार सरकार और जो दूसरे क्षेत्र के लोग हैं वो बांध से पानी छोड़ने को दबाव बना रहे थे और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने डिसीजन 8 जुलाई 2022 को डिसीजन दिया है। इसके बाद से लगातार प्रशासन जो पांचना गुड़ला संघर्ष समिति है उससे समझाइश कर रहा है और अब प्रशासन ने उनसे आपत्ति मांगी थी और इसी आपत्ति को लेकर आज महापंचायत में चर्चा की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही जो प्रशासन द्वारा आपत्ति मांगी हुई है उन पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद प्रशासन के समक्ष पांचना गुड़ला संघर्ष समिति जो है वो अपना पक्ष रखेगी। जी सुमित, कितने लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है यहाँ पर?
देखिए बताना चाहूंगा सुमित, यहाँ महापंचायत को लेकर 39 गांव में जो जिनको पानी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, उन लोगों को निमंत्रण दिया गया है महापंचायत में पहुंचने का, और अनुमान है कि सैकड़ों लोग इस महापंचायत में पहुंचेंगे। जी सुमित। और बताया जा रहा है कि कलेक्टर के सामने इसके बाद कलेक्टर साहब से ही मुलाकात होगी, उनके सामने पक्ष रखा जाएगा। जी सुमित, बिल्कुल है। यहाँ महापंचायत में जो निर्णय होंगे उसके बाद जो है कलेक्टर के समक्ष पांचना गोला संघर्ष समिति अपना पक्ष रखेगी और जो भी उनका निर्णय होगा उससे अवगत कराया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए।